Hello and warm welcome to Dev IS Study Center. This is the second lecture for Interpretation of Statutes lecture series. In the first lecture series, I have covered the basics of interpretation of statutes, meaning of interpretation of statutes, difference between interpretation and constructions, and what are the kinds of interpretation of statutes. So अगर आप लोगों को बेसिक्स कवर करना है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के बारे में, तो आप लोग इस वीडियो का लेक्चर जो है मैं इसमें शेयर कर दूंगा लिंक, या फिर आप मेरे चैनल में जा कर के इसका लेक्चर फर्स्ट लेक्चर जो है आप देख सकते हैं। सो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जनरल रूल्स जो हैं स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशंस के बारे में वो हम डिस्कस करेंगे। सो जनरल रूल्स बेसिकली देयर आर 3 जनरल रूल्स फॉर डिफाइनिंग द स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशंस। The rule 1 is literal or grammatical interpretation. The rule 2 is mischief rule of interpretation. Rule 3 is golden rule of interpretations. So let's discuss about literal or grammatical interpretation. Literal और grammatical interpretations में क्या है? So we have discussed in our last lecture like interpretation of statutes means its main objective is to finding the true intention ऑफ दैट लेजिस्लेचर। उस लेजिस्लेचर के बिहाइंड जो भी ड्राफ्ट तैयार किया गया है, वो जो भी संविधान बना है, उसकी ट्रू इंटेंशन क्या है। मेन वो इंटेंशन डिफ़र नहीं होनी चाहिए किसी भी लेजिस्लेचर को इंटरप्रेट करते समय। द सेकेंड पॉइंट इज़ इफ़ द वर्ड itself explanatory, word is itself explanatory, very clear, अगर वर्ड बहुत क्लियर है, क्लियरली वो किसी चीज़ को मेंशन कर रहा है, तो फिर हमें उस केस में उसके बाइफर्गेशंस यानी कि उसके अदर कॉन्सिक्वेंसेस पे नहीं जाना चाहिए। वी हैव टू यूज़ दैट एज इट इज़ एंड इट्स अ ड्यूटी ऑफ आवर जजेस कि हाउ दे कैन गिव इफेक्ट टू दैट वर्ड। So let's discuss about this literal and grammatical interpretations. Literal or grammatical interpretations, the first point I discussed that word of an enactment. This word of enactment are to be given their natural and ordinary meaning. अगर वर्ड अपना नेचुरल और ऑर्डिनरी मीनिंग वर्ड की होनी चाहिए। अगर वर्ड आपका क्लियर है और अनएम्बिगुअस है, जो भी वर्ड है स्टैट्यूटरी में वो क्लियर है और अनएम्बिगुअस है, इसको हम प्लेन मीनिंग रूल भी कह सकते हैं। सो इसका मेन ऑब्जेक्ट है व्हाट द लेजिस्लेचर इंटेंडेड। लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या है, मैंने बार बार आपको बताया कि इसमें लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या है, वो इंटेंशन कैसे वो व्यक्त करेगा, उस इंटेंशन को एक्सप्रेस करेगा किस फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में। और वो वर्ड कैसा होना चाहिए, दे आर इंटरप्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल ऑफ ग्रामर। और जनरल रूल ऑफ ग्रामर में क्या होता है, उस वर्ड के कई सारे मीनिंग भी निकल सकते हैं, लेकिन अगर वो वर्ड अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है, उसकी जनरल और क्लियर कट मीनिंग है एंड इट इज़ अनएम्बिगुअस, हम कह सकते हैं इसकी मीनिंग प्लेन है, देन इट्स एक्सप्लेन इट इज़ नेचुरल एंड ऑर्डिनरी मीनिंग एंड इट हैज़ अ प्लेन मीनिंग, देन legislature intentions can be deduced only from the language through which it has expressed himself। यानी कि जो अगर लैंग्वेज प्लेन है, लैंग्वेज अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है, देन it is clear cut, we have not to go the construction of that word, we will use that word and it's a duty of the court to give effect to that word। अब इसके रेफरेंस में ये बहुत ही सिंपल लॉ है, मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। जिस रूल में कि हम उसकी वर्ड की ओरिजिनल मीनिंग को देखेंगे, वर्ड की प्लेन मीनिंग को देखेंगे एंड इट्स अ ड्यूटी ऑफ आवर जजेस टू गिव इफेक्ट टू दैट वर्ड। और जो मीनिंग है
उसका इफेक्ट किसके थ्रू आएगा, वो मीनिंग हमारे लेजिस्लेचर में वर्ड्स के थ्रू इंटरप्रेट होगी, और वो वर्ड जो एक्सप्रेस किया जाएगा, वो वर्ड जो है वो इंटरप्रेट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर, और वो ग्रामर के द्वारा, रूल के द्वारा जो इफेक्टिव होगा, वो वर्ड शुड बी द सेफेस्ट लेजिस्लेचर इंटेंशन। सेफेस्ट मीन्स इट शुड परसिस्ट द लेजिस्लेचर इंटेंशन, जो लेजिस्लेचर की इंटेंशन है वो वर्ड उसको सेव करेगा, उसको परसिस्ट करेगा। Now, if the language of the statutes is very plain, the only duty of court is to give effect to that, effect to it. This is the very important rule, and this is the main point, means आपको ये दो ही पॉइंट याद रखने हैं कि वर्ड की जो मीनिंग है वो नेचुरल है, वर्ड इज़ क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, वर्ड इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अपने आप को खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है वो वर्ड, देयर इज़ नो एनी नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, उस वर्ड की कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। देन दिस लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, तो अब ये जिम्मेदारी किसकी है, जो हमारे वर्ड को इंटरप्रेटर है, यानी जो कोर्ट है, वो उस वर्ड को क्या इफेक्ट देता है। तो इसके डिफरेंट केसेस हैं, तो इसको हम केस लॉ के थ्रू समझते हैं। अगर आपको अभी नहीं समझ में आएगा तो आप इसको इस केस लॉ के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये लॉ क्या कहता है। जिसमें मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो अपीलेंट है वो बॉम्बे एयरपोर्ट पे गया। जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे वो आया तो उसने कस्टम पे जो उसके पास गोल्ड था, उसने उस गोल्ड की जानकारी अथॉरिटी को नहीं दी। जो वहाँ पे एम्बेसी है या जो वहाँ पे एयरपोर्ट पे चेकिंग में सिक्योरिटी चेकर्स हैं, उसने उनको या किसी तरह का एम्बेसी में कोई भी जानकारी उस गोल्ड के से रिलेटेड नहीं दी। नाउ होता क्या है कि इसकी प्राइमिसेस पे गोल्ड पकड़ा जाता है। जब इसकी प्राइमिसेस पे गोल्ड पकड़ा जाता है तो इसके ऊपर जो वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन अंडर द सी कस्टम एक्ट, सी कस्टम एक्ट के तहत वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू फाइन चार्ज किया जाता है एंड ही पेड दैट फाइन, वो उस फाइन को पे कर देता है। नाउ उसके ऊपर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत ट्रायल चलता है। जब उसके तरफ ये ट्रायल चलता है, देन ही प्लीडेड अंडर दैट ट्रायल कि ये तो संविधान के आर्टिकल 22 का वायलेशन है। और आर्टिकल 22 क्या करता है, जियो पार्टी से रिलेटेड है, यानी कि एक ही केस से रिलेटेड एक ही व्यक्ति को एक ही जुर्म के लिए एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि सी कस्टम अथॉरिटी इज़ नॉट अ कोर्ट, सी कस्टम अथॉरिटी कोई कोर्ट नहीं है, उसका इस ट्रायल से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब जो उसके ऊपर जो ट्रायल चल रहा है अंडर 1947 के तहत, वो एक वैलिड ट्रायल है। सो नाउ सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन दैट, सो इट इज़ the true meaning of the word of that particular legislature, right? Now the second case is Ram Avatar versus assistant sales tax officer। इसमें देखो दोस्तों, जो बेटल लीव्स है उसके बारे में, बीटल लीव्स जो हैं उसके बारे में बोला गया कि ये वेजिटेबल है। अब वो वेजिटेबल है तो इसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। तो नाउ इसकी बोटेनिकल मीनिंग और इसकी जो डिक्शनरी मीनिंग को कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने ये नहीं माना कि ये वेजिटेबल की मीनिंग में आता है, क्योंकि वेजिटेबल इज मीन्स जनरल सेंस। वेजिटेबल जो हम डेली जो द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वेजिटेबल इज सेइंग लाइक एनीथिंग विच इज़ ग्रोइंग लाइक ए प्लांट, एंड वो प्लांट से उगती है या उसको प्लांट से हम उगाते हैं, तो वो वेजिटेबल है। बट इसमें क्या है कि बिटर लीव्स इज़ नॉट अ वेजिटेबल, उसको वेजिटेबल की श्रेणी में नहीं लाया गया, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट जो क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडर्स हैं, वो अपने अपने मार्क लगा करके उसको उस हिसाब से डिफरेंट रेट्स पे बेचते हैं और उसका बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस पे वो सेल्स टैक्स बनता है और वो सेल्स टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो इसमें कोर्ट ने इसकी ट्रू मीनिंग ऑफ को देखा और उसने उसको नहीं माना कि एक वेजिटेबल, एक जनरल वेजिटेबल के सेंस में ये जाएगा। सो दिस इज़ अ सेकेंड केस ऑफ दिस
राम अवतार वर्सेस असिस्टेंट सेल्स टैक्स ऑफिसर। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थर्ड केस ला है सरस्वती शुगर मिल्स वर्सेस हरियाणा स्टेट बोर्ड। इसमें शुगर केन से रिलेटेड है कि शुगर केन को वेजिटेबल के अंदर आना चाहिए, बट शुगर केन इज़ आल्सो वेरी प्रॉफिटेबल, एंड उसमें इनकम टैक्स जो है वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत उसमें टैक्स सेल्स टैक्स बनता है और वो सेल्स टैक्स देना पड़ता है। सो इसमें भी इसको वेजिटेबल कोर्ट ने नहीं माना। सो दीज आर द वेरियस केस लॉज दैट वी कैन रेफर इन दिस literal and grammatical interpretation of statutes. So thanks and keep watching my YouTube channel. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिल सकें। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कवर द मिसचीफ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।